गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 372nd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। Shatabull Farms presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durukar Wealth Manager. I really want to thank Kims Hospital, Siddhivinayak Infrastructure, Tricos, of course, Joshi Security Systems, Yuva Foundation, and of course my Atmanirbhar Bharat partner, which is Servicing Wala. My outdoor partner is Gemini Outdoors, and a big thank you to Tirupati Urban Cooperative Bank. एक बड़ा important विषय आज मैं राज की बात पे करने वाला हूँ। ये विषय है ऑक्सीजन का, ये विषय है रेमडेसिविर की इंजेक्शन का, ये विषय है बेड्स का, और ये विषय है वैक्सीन का। मेरे साथ इस वक्त है नागपुर के जाने माने डॉक्टर, जो शायद 24 घंटे में से 1 घंटे भी अगर बराबर सो पा रहे हैं तो शायद वो भी बड़ा मुश्किल है। इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर VK उपाध्याय सर, नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कठिन घड़ी में आपने बड़ी कठिनाई से अपना वक्त निकाल कर हमको दिया। सर, सीधे सवाल पूछूंगा मैं आपसे। सर, इस वक्त ये जो पैनिक हुआ है नागपुर शहर में कोरोना वायरस को लेके, सर ये सेकेंड स्ट्रेन पहले वाले जो स्ट्रेन से उनसे अलग कैसे है? सबसे पहले तो जो नागपुर और जो पूरे इंडिया पे ये तो पैंडेमिक है, जो तकलीफ़ आई है, तो सब लोगों को यही कहूँगा कि इसका मुकाबला जो है वो सब लोगों को डट कर करना है, सब लोगों को मिलकर करना है जी। ये किसी सिर्फ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या कुछ और जो जुड़े हुए लोग हैं सिर्फ उनकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जी, ये हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। दूसरी बात, आपका पहला क्वेश्चन ये था कि जो पुराना जो एक स्ट्रेन था और इस स्ट्रेन में फ़र्क क्या आया है। नॉर्मली जो पुराना स्ट्रेन था उसमें जो भी डैमेज होता था CT स्कैन में या शरीर में जी, वो ऐसे प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे होता था जी। और ये वाला जो स्ट्रेन आया है, ये स्ट्रेन की अपनी खुद की विशेषता अलग है जी, जी, खुद की एक विशेषता अलग है जी, कि कुछ लोगों ने, जैसे ऑलरेडी पुराना स्ट्रेन हो चुका है तो कुछ लोगों ने हमारा HRCT किया, CT स्कैन करवाया, उनमें उनको पता चला कि हमारा स्कोर तो 0 है, लेकिन और वो निश्चिंत हो गए। उन्होंने अपना नॉर्मल जो टैबलेट्स है या कुछ किसी से ऑनलाइन कंसल्टेशन किया, वो ठीक हो गए। लेकिन इस स्ट्रेन में ऐसा है कि फर्स्ट टाइम कंसल्टेशन या दवाइयाँ लेने के बाद में भी विदिन 3 to 4 डेज़ जिस पेशेंट का 0 लेवल था लंग्स में, वो सीधा जो CT स्कोर है, उसका जो सीवियरिटी स्कोर है, वो सीधा 7, 8, 15 पे चले जाता है विदिन 3 to 4 डेज़, 5 डेज़ जी। ऐसा जो था ये पुराने स्ट्रेन में नहीं था जी। इवन कुछ पेशेंट जो कि प्रॉपरली ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सब कुछ चीज़ें ले रहे हैं, कुछ लोगों का जो निमोनिया था, जो उसमें हम कहते थे कि अगर कोविड में जो उनका एंटीबॉडी डेवलप हो चुके हैं, निमोनिया अगर ठीक हो चुका है, फिर भी कुछ लोगों में आज भी निमोनिया की जो सीवियरिटी की जो स्कोर है वो बढ़ रहा है। इस प्रकार से जो पहला जो वायरस था, जो स्ट्रेन था, और ये वाला जो स्ट्रेन है, ये थोड़ा सा चेंज है अभी, क्योंकि सिर्फ एक ही स्ट्रेन काम नहीं कर रहा है। लगभग आज म्यूटेशन के कारण लगभग 4 से 5 अलग अलग टाइप के स्ट्रेन काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस है। सर, ये डेंजरस है, लेकिन डेंजरस के साथ साथ अगर हम व्यवस्थाएं भी देखें, सर प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो गया है बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेकर, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को लेकर। लेकिन सर, एज अ पेशेंट हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? CT स्कैन कब करवाना है? हॉस्पिटल के लिए बेड कब ढूंढना है? हर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी है क्या? एक्चुअली क्या है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। हमें प्रशासन ने हमेशा यही बचाया है कि कोरोना से बचना है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कोरोना से आपको लड़ना है। अगर कोरोना से लड़ने की बात की रहती थी तो एक्चुअली आज क्या होता है कि जब भी किसी को फर्स्ट टाइम कुछ भी लक्षण आते हैं या किसी के फैमिली मेम्बर को लक्षण आते हैं, तो पहले वो डिनायल मोड में रहते हैं कि मुझे कोरोना नहीं होता, ये कुछ नहीं होता ऐसा कुछ भी। और बस इसी चीज़ के कारण किसी को ये लगता है कि मुझे ठंड लग के बुखार आ गया, हाँ नहीं, हल्का सा वायरल होगा, कुछ हल्का उसका बुखार होगा, कल मैं रात को ज़्यादा देर सो नहीं पाया, उसके कारण कुछ बुखार आ गया, पानी में गीला हो गया, उसके कारण बुखार आ गया, कल धूप बहुत ज़्यादा थी, उसके कारण बुखार आ गया। तो ये जो हमारी जो टेंडेंसी है कि डिनायल मोड की, कि भैया मुझे नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा एक आज की तारीख में है। अगर आपको कुछ भी लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ भी लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, जो हमको बताया गया है कि सर्दी है, खांसी है, बुखार है, ये तो नॉर्मल लक्षण हो गए। लेकिन आजकल पेशेंट आ रहा है, पेशेंट डायरिया के साथ में आ रहा है, लूज मोशन के साथ में आ रहा है, पेशेंट वॉमिटिंग के साथ में आ रहा है,
पेशेंट जो आ रहा है पैरों में जलन हो रही है उसके साथ में आ रहा है, ये कोई सिम्टम नहीं है। पेशेंट सिर्फ लो बीपी के साथ में आ रहा है और कोई तकलीफ नहीं है, बुखार भी नहीं आया सर, ये भी कोरोना के ही सिम्टम्स है। हेडेक लेके आ रहा है पेशेंट, ये भी कोरोना के ही सिम्टम्स है। मतलब अगर आज की तारीख में अगर आप हेल्दी नहीं हो किसी भी कारण से, तो अगर आपने जो आपका फैमिली डॉक्टर है उसको एक बार कंसल्ट कर लिया तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पेशेंट कैसे क्या आज खुद होके, कुछ पर्सन जो है वो खुद होके अपने टेस्ट करवा ले हैं। ज़्यादा अवेयरनेस भी घातक हो सकती है शरीर के लिए, लेकिन कुछ अवेयरनेस हमें चाहिए कि हल्का सा बुखार या हल्की सी सर्दी खांसी या पैरों में जलन होना, नॉर्मली कहीं पे दर्द होना भी कोरोना हो सकता है, और उसके लिए आपके डॉक्टर के पास में कोई जल्द से जल्द जाना चाहिए। दूसरा, लोग सोचते हैं कि जो मास्क जो पहनना है वो हमें घर पे नहीं पहनना है, तो लोग ऐसे हैं कि वो लोग घर पे भी एटलीस्ट मास्क पहनने की आदत डाले, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो अपने फैमिली मेम्बर के साथ में भी निभाए, तो इस जो कंडीशन है उसको हम थोड़ा बहुत रोक सकते हैं। हमें आज भी देखा है कि मार्केट में कई लोग हैं दुकान में बैठे रहते हैं और बिना मास्क के बैठे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये इसके लिए सबसे बड़ा एक लापरवाही जो है कि सब कुछ चलता है, ये सब कुछ नहीं चलेगा, है ना। एक स्ट्रिक्ट फादर की तरह जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ तो भी हम पे स्ट्रिक्ट एक्शंस जो होता है। कभी क्या होता है, बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, कभी कभार वो इंजेक्शन टीटी लगाने के लिए मना करते, कुछ घाव लग जाता तो पहले माँ बाप उसको बहुत प्यार से समझाते हैं, बेटा ले ले कुछ नहीं होता, दोबारा नहीं मानता है, वो रोने लगता है, कुछ और लगता है, फिर जोर से एक चपाट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको टिटेनस नहीं होना चाहिए आगे चल के, जिसका कोई इलाज नहीं है जी, ठीक है ना। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन को भी बेसिकली उसी प्रकार से माँ बाप के लिए काम करना चाहिए, माँ बाप के जैसे काम करना चाहिए। तो सर ये जो बेड्स की बात है, बेड्स कम हैं, बेड्स नहीं के बराबर हैं, सर क्या होम केयर पॉसिबल नहीं है? क्या हॉस्पिटल जाना ही ज़रूरी है? होम केयर पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि होम केयर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितने भी पेशेंट्स शायद मैं जो आज देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा शायद नागपुर में ओपीडी क्लिनिक ही है और मैं अधिकतर पेशेंट्स को होम केयर पे देख रहा हूँ। तकलीफ़ से भी एक ही आ रही है कि हमें जो नॉन मेडिकल पर्सन है घर के, उनके साथ में हमको कन्वर्सेशन करना पड़ता है, सब कुछ चीज़ें करना पड़ता है। बट लेकिन जो पैनिक है वो इसलिए आया है क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो मिल नहीं पा रही है, जिसमें सबसे पहला चीज़ है, अगर हम बात करेंगे जैसे आपने पहले ही क्वेश्चन किया था कि सर इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, व्हाट, तो रेमडेसिविर इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। एक सबसे बड़ा एक मिथ है, तो लोगों ने एक्चुअली एक हवा बना दिया है जी कि रेमडेसिविर एक बहुत बड़ा ये है और उसको इतना हाइप कर दिया है, आज उसकी इतनी ज़ोरों से ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है जी। तो रेमडेसिविर उसका मेन ट्रीटमेंट नहीं है, उसका मेन ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन, मेन ट्रीटमेंट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और मेन ट्रीटमेंट है उसका लो मॉलिक्यूलर हेपेरिन, मतलब खून को पतला करने की जो दवाइयाँ रहती है वो, स्टेरॉइड्स नॉर्मली हमको मिलते हैं वो, और ऑक्सीजन, ये उसका मेन ट्रीटमेंट है। इसके अलावा कुछ लोकल जो सादे एंटीबायोटिक्स है जैसे कि एमॉक्सिसिलिन है और सिफिरोऑक्साइम है, जो बहुत इजीली लोगों को अवेलेबल है, उससे भी इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन क्या है कि लोगों के दिमाग में रेमडेसिविर घुस चुका है, जब कोई चीज़ घुस चुकी है तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाती है, बाकी चीज़ें हो जाती है, और आज रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है करके लोग उसके कारण पैनिक में जा रहे हैं जी। मुझे लगभग रोजाना 150 से 200 फ़ोन आते हैं कि सर मुझे रेमडेसिविर चाहिए, अवेलेबल मार्केट में ही नहीं है, गवर्नमेंट ने उस पर रेशनिंग सिस्टम लगाया है। लेकिन मेरा एक गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही अनुरोध ये है कि एटलीस्ट लोगों तक के ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करें, उनको मिनिमम ऑक्सीजन तो चाहिए। अगर रेमडेसिविर के बारे में वो नया प्रोडक्शन आ रहा है, कुछ चीज़ें आ रही है, लेकिन तब तक ये, क्योंकि मैं लगभग 1 महीने से थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ कुछ चीज़ों पे कि विदाउट रेमडेसिविर पेशेंट ठीक हो सकता है क्या, और आपको मैं जानकर मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे कुछ पेशेंट्स जो कि बेचारे बहुत पुअर क्लास के, जो रेमडेसिविर को अफोर्ड नहीं कर पाते, जिनका स्कोर 25 में से 22 था, जिनका स्कोर 25 में से 23 था, वो पेशेंट विदाउट रेमडेसिविर घर पे, होम केयर पे, ऑक्सीजन पे ठीक हुए हैं बिल्कुल पेशेंट्स। अगर आप चाहोगे तो मैं दोनों के नंबर्स भी आपको दे सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ, पूरे नागपुर के लोगों को जिसको भी उनसे अगर फ़ोन पे बात करना हो तो वो बात कर सकते हैं। इसके पीछे एक रीज़न था, मेरे खुद के भैया जो है वो US FDA में है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि US जल्दी ही रेमडेसिविर को वहाँ पे बैन करने जा रहा है, इसके लिए कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा। हाँ, और उन्होंने यही सजेशन दिया है कि इसके लिए आप सिफिरोऑक्साइम करके जो छोटा सा मॉलिक्यूल है, या एमॉक्सिसिलिन करके जो एक मॉलिक्यूल है, वो आप यूज़ कीजिए इंस्टेड ऑफ रेमडेसिविर।
रेमडेसिविर का कॉस्ट 3,000-4,000 है और एमॉक्सिसिलिन इंजेक्शन का कॉस्ट है 175 या 120 रुपीज़। ओके। सेफिरोक्सेम इंजेक्शन का कॉस्ट है 75 रुपीज़। अफोर्डेबिलिटी भी है, अच्छा खासा भी है। तो ये मैंने उसका ऑलरेडी डाटा कलेक्शन किया है मेरे पास में जो पेशेंट्स है, लेकिन हमें क्या है, 2 ग्रुप करने पड़े। एक प्लासिबो ग्रुप है। प्लासिबो का मतलब होता है कि पेशेंट्स को न बताए कि ये रेमडेसिविर नहीं है, और दूसरे ग्रुप को ये बताया कि रेमडेसिविर ऑलरेडी है बता के। तो ऐसे 2 ग्रुप बना के जो उनका छोटा सा मैंने किया, उसमें ये 2 पेशेंट जो है प्लासिबो ग्रुप से जो है बिल्कुल अच्छे खासे रिजल्ट के साथ में बाहर आए हैं। तो रेमडेसिविर इज नॉट दी ओनली ऑप्शन। जैसे मैं मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक और मेरा एक इंटरव्यू था छोटा सा, तो मैंने कहा था ये जो कोरोना का जो युद्ध है एक प्रकार से महाभारत है। जब महाभारत की बात आती है तो 2 लोग आते हैं, एक कौरव होते हैं, एक पांडव होते हैं। तो पांडवों की बात आती है तो उसमें एक ही पर्सन आता है जिसको सब लोग पहचानते हैं, वो है अर्जुन। तो जो युद्ध चल रहा है हमारा कोरोना के साथ में, तो रेमडेसिविर जो है वो एक प्रकार से अर्जुन का काम कर रहा है कुछ हद तक है। लेकिन आपको एक चीज़ जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अर्जुन ने जब महाभारत के युद्ध में मारा था तो खुद के भाई को मारा था, कर्ण को मारा था, भीष्म पितामह को मारा था जो उनके दादाजी थे, और एक जयद्रथ करके एक आदमी है जिसको उनके जवाई थे। सेम रेमडेसिविर है। इट इज़ मोस्ट हाईली कार्डियक टॉक्सिक ड्रग। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत डेंजरस है, सारे डायरेक्ट दिल पे अटैक करता है। अच्छा, ठीक है। वहीं हम बात करें रेमडेसिविर के अलावा जो बाकी ड्रग्स है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, मैं अधिकतर एक यूज़ करता हूँ मॉलिक्यूल जिसका नाम है पिपरासिलिन टाइजोबैक्टम, एक एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। और एक पूरा उसके साथ में ग्रुप रहता है 7 और 8 इंजेक्शंस का, एक अकेला रेमडेसिविर और बाकी अलग से। तो वो जो ग्रुप है, तो आपको जैसे याद होगा महाभारत के युद्ध में भी कौरवों को मारने वाला पांडवों में से भी एक था जिसका नाम था भीम जी। अर्जुन ने किसी भी कौरव को नहीं मारा, भीम ने मारा है, 100 के 100 कौरवों को मारा है, अकेले ने मारा है। तो सेम लाइक दैट ये जो युद्ध है कोरोना के साथ में, रेमडेसिविर एक मॉलिक्यूल है जो हम कुछ प्रेगनेंसी में, कुछ डायबिटिक पेशेंट के लिए वो मस्ट है, क्योंकि हम एक दूसरा जो मॉलिक्यूल रहता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि शुगर लेवल बढ़ जाता है जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेमडेसिविर इज द मेन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोविड पेशेंट्स। आप उसकी जगह पे कोई और इंजेक्शन यूज़ कर सकते हो और वो उसी प्रकार से इफेक्टिव होगा जैसे भीम ने बाकी कौरवों को मारा था बिना अर्जुन के हेल्प के। सर अभी आपने बोला कि रेमडेसिविर ज़रूरी नहीं है, तो डॉक्टर सजेस्ट क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर ही तो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। डॉक्टर्स इनको प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं क्योंकि आईसीयू है। कुछ पेशेंट्स खुद ही रेमडेसिविर बोल रहे हैं कि सर आपने रेमडेसिविर नहीं दिया क्या। आज तो कैसे रेमडेसिविर मिल नहीं रहे हैं, रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। लगभग हर एक हॉस्पिटल के अंदर में जितने उनके बेड्स है उससे ज़्यादा पेशेंट्स है। तो गवर्नमेंट जो होती है जिसको जैसे 35 बेड्स का अगर परमिशन दिया हुआ है और उनके यहाँ पे 50 बेड है तो वो 35 इंजेक्शन भेजेगी, बाकी जो 15 है वो लोग कहाँ से अवेलेबल करेंगे, तो मार्केट से करेंगे। तो इसके कारण ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। रेमडेसिविर इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन इट इज़ द ओनली ड्रग ऑफ चॉइस ये कहना गलत। ठीक है। ऑक्सीजन की जो बात है, यस सर आपने कहा होम केयर से व्यक्ति ठीक हो सकता है। यस सर क्या कौन से HRCT रिपोर्ट जो है उसमें किस नंबर तक, 25 में से कितने नंबर तक आप घर पे रह सकते हैं? ऐसा नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि 25 में से 23 नंबर तक के पेशेंट घर पे रहा है, 22 नंबर तक के पेशेंट घर पे रहा है। बेसिकली आपका जो पल्स ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर भी एक बहुत बड़ा अलग चीज़ है। ये एक पल्स ऑक्सीमीटर है, ठीक है। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसका रेट बहुत ख़राब आता है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड जो पल्स ऑक्सीमीटर है, क्योंकि इसमें भी आपको ISI या बाकी जो मार्क है वो लगा देना चाहिए कि पब्लिक जो है वो स्टैंडर्डाइज है वो पल्स ऑक्सीमीटर खरीदे जी, उनको डबल कुछ करने की जरूरत ना पड़े। लोग क्या है चाइना मेड है या कौन सा मेड है मुझे पता नहीं, लेकिन वो उससे लोग तकलीफ में आ रहे हैं, उनका सेंसर सिस्टम अच्छा काम नहीं कर रहा। तो अगर आपका पल्स ऑक्सीमीटर लगभग 90 के करीब जा रहा है तो आपको बैकअप के रूप में एटलीस्ट घर में ऑक्सीजन रखने की ज़रूरत है। आप वो ले सकते हो जिससे आपका जो ऑक्सीजन सिस्टम है लगभग 95 के ऊपर चले जाए। 85 लेवल तक के हमारा बॉडी जो होता है वो सेफ रहता है हाइपोक्सिया के लिए, लेकिन 85 के नीचे हमारे जो ऑर्गन्स है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो लगभग आपको जो लेवल है अपना 90 के ऊपर रखने का है।
अगर आपका लेवल 90 से नीचे जा रहा है, अगर आपका लेवल 94 से नीचे जा रहा है, तो आप थोड़ा सा अलार्म बजाना चालू कर दीजिए कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अभी भी कुछ पेशेंट मेरे पास में ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने ना कोविड की रिपोर्ट करवाई है, ना उन्होंने CT स्कैन कराया है, और उनका डायरेक्ट जो पल्स ऑक्सीमीटर सीधा 92 दिखता है, 91 दिखता है। तो ये जो चीज़ है कि हर घर में एक अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, और लेकिन स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। इसके लिए कुछ ना कुछ एक नियम जो है वो गवर्नमेंट ने भी तय करने चाहिए, क्योंकि मेरे 2-3 पेशेंट्स को इसके कारण हार्ट अटैक आ चुका है। अरे बाबा। क्योंकि वो जो रीडिंग बता रहा था, मैंने एक पेशेंट को एडमिट किया था, हमारे यहाँ की ट्रस्टी है कक्कड़ जी, पिछले साल की बात है, पिछले इसमें। तो मैंने उनको देखा, बिल्कुल नॉर्मल था, 95 सेचुरेशन था, 96 सेचुरेशन था। उनको कहा कि नहीं अंकल, आपको कोई एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनका मुझे रात में फ़ोन आया कि सर सेचुरेशन 65 बता रहा है। तो मैंने कहा अंकल जी आप कुछ मत कीजिए, पहले आप एडमिट हो जाइए, क्योंकि आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़ सकता है। तो उनको मैंने रेडियंस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। डॉक्टर मनोज पुरोहित करके रेडियंस हॉस्पिटल के जो संचालक है, मेरे दोस्त है अच्छे, मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया। तो उन्होंने मॉर्निंग में आके देखा, बोले सर बिल्कुल नॉर्मल है पेशेंट, 98 सेचुरेशन है। उसी पेशेंट का मुझे दोबारा फ़ोन आता है शाम को 4 बजे, बोले सर देखिए 65 बता रहा है। बोला मुझे आप व्हाट्सअप करके बताइए। तो पेशेंट ने मुझे व्हाट्सअप करके बताया। फिर मैंने मनोज सर को फ़ोन किया, पुरोहित सर को, बोला सर क्या आप पेशेंट को देख नहीं रहे हो, प्रॉपर्ली चीज़ें कर नहीं रहे हो, 65 पे जा रहा है। बोला पेशेंट को बिना ऑक्सीजन के रखा है, आपने बाकी चीज़ों पे रखा है। बोले नहीं सर, मैंने खुद ने देखा है पेशेंट को। फिर आखिर मैं खुद पेशेंट को देखने गया, मैंने अपने पल्स ऑक्सीमीटर से देखा तो पेशेंट का सेचुरेशन था 99। अरे, और पेशेंट को मैंने उसी समय पे डिस्चार्ज करने लगाया। तो वो जो पेशेंट है उसने उस गलत पल्स ऑक्सीमीटर के कारण, जो 450 रुपये का पल्स ऑक्सीमीटर था, उस पेशेंट को लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आया है दवाइयाँ वगैरह पकड़ के। तो आप एक अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर लेके कम से कम इस प्रकार का, और लोग उसको देख के पैनिक होते हैं, इसको देखिए लोग पैनिक होते हैं, खुद चेक करते हैं, कभी कभार उसके कारण पैनिक में चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे रोज ही सिचुएशन होते हैं। तो आपका कहना है पैनिक करने की जरूरत नहीं है? पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप सिचुएशन को हैंडल कीजिए प्रॉपर्ली। हाँ, एक चीज़ गवर्नमेंट से एक मिस्टेक जरूर हो रही है, ऑक्सीजन जो पब्लिक को अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं ईजीली। मेरा कम से कम इतना ही कहने का है कि आप ऑक्सीजन प्लांट्स की, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ाइए। एटलीस्ट जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो काम नहीं कर सकते हैं तो एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड मशीन आती है जो खुद ऑक्सीजन बना सकती है, लगभग 5 से 7 लीटर तक के वो ऑक्सीजन बनाती है। तो जितने भी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो NGOs है, जो हमारे लीडर्स है, जो जिनको हम नेता कहते हैं, वो लोग एक कुछ 10-10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड मशीन अपने इलाके में अवेलेबल करा दीजिए। बिल्कुल इजीली क्यों नहीं अवेलेबल होगा, अगर आपके पास में अवेलेबल है और आप लोगों को दीजिए, प्रॉपर्ली दीजिए। बहुत से कुछ लोग कर रहे हैं, मैं उनका नाम ऐसा लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत से लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी जो नवरात्र हॉस्पिटल जो है, हमने भी कुछ 10 या 15 मशीन यहाँ पे अरेंज किया, जिन्होंने लोगों ने आके खुद डोनेट किया है। सभी की सभी मशीन्स लोगों के यहाँ पे गई हुई है। लेकिन अगर जितने भी हमारे जो लोकल छोटे मोटे जो कॉरपोरेटर्स है, जो बाकी जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि दान देने में और बाकी काम करने में विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने अगर इस वक्त में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड मशीन, जिसकी ज़रूरत आज हमें बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो वही ऑक्सीजन मशीन बहुत ईजी होती है, आप इजीली हैंडल करके इलेक्ट्रिक पे चल सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट है कि उस मशीन में बैटरी नहीं होती। जब अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है या किसी कारण से कुछ तकलीफ होता है, तब ही अपने को बैकअप के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज 5 से 7 लीटर तक के ईजिली ऑक्सीजन पेशेंट को मिलता है। तो ये एक अलग दूसरा ऑप्शन है कि आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड मशीन जो है वो, अगर हम अकेले बात करेंगे तो बहुत तकलीफ होगा, लेकिन जो लोग भी कर सकते हैं, तो अगर हर किसी ने अपने एरिया के लिए कुछ ऐसा करने की सोची, कोई NGOs है, कुछ लोग हैं, कोई सोसाइटीज़ है कि भैया नहीं, हमारे यहाँ पे लगभग एक 30-40 फैमिली रहती है, कम से कम हमारे पास में 5 से 6 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड मशीन रहना चाहिए इस पैंडेमिक के समय पे। अगर हमें यूज़ नहीं आया तो किसी और को अवेलेबल हो सकता है, गरीब लोगों को दे सकते हैं, तो वो एक हम कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे, सर लोगों ने इस कंडीशन में क्या खाना चाहिए और कैसे रहना चाहिए? आम तौर पे क्या होता है कि कोरोना जब भी होता है तो लोगों का स्मेलिंग पावर, हम कहते हैं कुछ लोगों में किसा ये है, और जो उनका टेस्ट है वो थोड़ा सा बिटर हो जाता है, मुँह में उनको कुछ और टेस्ट नहीं आता। तो इसके कारण से वो जो भी खाते हैं उनको टेस्ट नहीं आता, तो वो खाना खाना ही बंद कर देते हैं। वैसे ही फीवर में खाना खाना बंद कर देते हैं, पानी पीना बंद कर देते हैं, और उसके बाद में ये होता है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है और बाकी की तकलीफ। और साथ में अगर फीवर आ गया तो वो और डिहाइड्रेट कर देता है, वो लूज हो जाते हैं, लॉस कर देते हैं। अल्टीमेटली जो है लीवर में, किडनी में कुछ ना कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जब भी आपको ऐसा पता चले कि आपको कोरोना हो सकता है, किसी आपके फैमिली मेम्बर को हो गया
ये आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। सबसे पहले एक ही कीजिए कि अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें। बहुत ज़्यादा पानी पीने का है, जितना आप एंटीऑक्सीडेंट ले सकते हैं, जो भी फ्रूट्स है वो आप ले सकते हैं। नॉर्मली हमारे इसमें पहले से ही लोग कहते थे कि जब भी अगर आपको मुंह में टेस्ट चला गया है, मुंह में कड़वापन लगे, तो कुछ ना कुछ कड़वी चीज़ें खाइए। आमतौर पे लोग कहते थे कि बुखार अगर आ गया तो आप करेला खाइए, मेथी खाइए, नीम की चटनी खाइए, लाइक दैट, ये चीज़ें हैं। तो एक बहुत पुराने इसमें एक, जब हम बचपन में थे तो कुछ जब लोग तुतलाते थे, बोलते थे, तो एक आयुर्वेदिक दवाई आती थी जिसको हम एखंड कहते थे या वचा कहते थे जी। तो उससे बच्चे को हम उससे चूसते थे उसको, और उससे उसका गला फ्रेश होके उसकी आवाज़ निकलना शुरू होती थी। तो मैंने कुछ पेशेंट में इसको भी यूज़ किया है, उनको बहुत फंटास्टिक रिजल्ट मिले हैं। बहुत सिंपल सा ड्रग है, आयुर्वेदिक हर्ब है, जो लगभग हर एक पर्सन पहचानता है, वचा या एखंड, जो बच्चों को आवाज़ जिनका नहीं आता उनको ले देते, तो ये उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये हो गया उनके माउथ के टेस्ट के लिए, और उसी का वचा का बहुत अच्छा रोल लंग्स पे भी है, बाकी चीज़ों पे है, आयुर्वेदिक ड्रग्स में दिया हुआ है वैसा। लेकिन इसके अलावा डाइट में तो उनको ज़रूर भूख कुछ ना कुछ जो है उनको खाना चाहिए। मेरा एक सजेशन है कि हर दिन नया नया एक उनके जो डिश है अलग अलग बनाई जाए, ठीक है। कम से कम थोड़ा सा खाने में रुचि बढ़ेगी। आलू पोहा खा सकते हैं, चना खा सकते हैं। हाईली प्रोटीशनस डाइट जो रहता है वो आपको खाना चाहिए। जितनी भी दालें हैं वो आप खा सकते हो, चने की दाल जो है उसका भी चीज़ें ले सकते हो। जितना आप खाओगे उतना बेटर रहोगे। इसके अलावा नॉर्मल जो हमारा डाइट है, जो हम लेते हैं नॉर्मली, जो दाल चावल सब्जी रोटी जो चपाती वगैरह रहती है, ये तो आपको खाना अगर है तो खाना ही है। आपकी इच्छा न होने के बाद में भी आपको ज़बरदस्ती खाना है, तो अगर आपने नहीं खाया बॉडी डिहाइड्रेट होगी और आपको अल्टीमेटली हॉस्पिटल का रुख करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक और ये है कि सिर्फ गर्म पानी ही पीना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी बॉडी को जब कोरोना हो जाता है उसके बाद में आपको जो पानी मिले, सिर्फ मैं चिल्ड वाटर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, चिल्ड वाटर को छोड़ के बाकी जितनी भी जो पानी है वो आप ले सकते हो। नारियल पानी है, गन्ने का रस है, बाकी और जो वाटर्स अवेलेबल है, फ्रूट जूसेस है। खट्टा मत लीजिए, लेकिन आप लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को हाइड्रेट करके रखने का। सर, लास्ट मैसेज टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग योर शो, एक बात जो आप उनसे कहना चाहते हैं। कोरोना एक हमारे समय में बहुत बड़ा पैंडेमिक रूप लेकर आया है, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी आपका एरिया है, जो भी चीज़ है, जो आपके डॉक्टर्स है, जो आपके पैरामेडिकल स्टाफ्स है, वो लोग बहुत तकलीफ़ में है, और लड़ना तो उन्हीं को है। आप सिर्फ उनका सपोर्टर बनिए, उनको अच्छी तरह से बिहेव कीजिए, सब कुछ चीज़ें कीजिए। कैसा है, कोरोना जो है वो आज नागपुर में शायद मैं बोलूँ तो हर तीसरे चौथे घर में कोई ना कोई एक पेशेंट है, और आज किसी को भी हो सकता है, कोई तकलीफ़ ये नहीं है। एक लैंसेट जनरल का रिजल्ट है कि वो तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी हो सकता है, एयरबॉर्न भी हो रहा है, ये तकलीफ़ है। और जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है कोरोना के कारण, कोरोना पेशेंट के साथ में या बाकी चीज़ों के कारण, है ये बीमारी छुआछूत की बीमारी है, इससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है। लेकिन इस कदर नहीं कि आप उसको पूरी तरह से सोसाइटी से आप ये आउट कर दीजिए, बाकी चीज़ों से समाज से आउट कर दीजिए, कि उसके साथ में आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाए। आप उसको मोटिवेट कीजिए, आप उसको, आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है, बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर में रूल्स और रेगुलेशंस जो रहते हैं वो बनाते हैं नॉर्मल लाइफ के लिए। कॉर्पोरेशन से भी मैं यही कहूँगा, या फिर बाकी प्रशासन से भी यही कहूँगा, कि जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनको आप मोटिवेट कीजिए। अभी उनको रूल्स और रेगुलेशन के चक्कर में उनको आप मत फंसाइए कि सर आपके पास में बायो वेस्ट नहीं है, आपके पास में पीली कलर की पन्नी चाहिए, या आपके पास में लाल काला और हरा डब्बा ही चाहिए सामने, तब तक आप नहीं कर पाओगे। अभी जो पैंडेमिक आया है उसमें हर किसी का रोल उतना ही इम्पॉर्टेंट है, एवरी इंडिविजुअल का। जब तक ये एवरी इंडिविजुअल जो है वो फाइट नहीं करेगा इसके अगेंस्ट में, तब तक ये किसी कुछ चंद लोगों के कारण नहीं निकलेगा। दूसरी बात, मेरे जो डॉक्टर्स बंधु हैं मैं उनसे कहूँगा कि जब वैक्सीनेशन की बारी आई थी तो लगभग नागपुर में 20,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगा था। आज नागपुर में सिर्फ 2 से 2,500 डॉक्टर फ्रंट पे काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने आपको जो वैक्सीनेशन करवाया था
वो लोगों के लिए करवाया है। तो जो बाकी के जो 17-18 हज़ार लोग हैं, आज इस वक्त प्रशासन को आपकी ज़रूरत है, तो आप एटलीस्ट उन लोगों को जितना आप सपोर्ट कर सकते हो। डर तो हर किसी को लगता है, हमें भी डर लग रहा है, लेकिन इससे निकलना पड़ेगा। डर का इलाज यही है कि आप समंदर में जितने गहरे जाओगे तभी आपको मोती मिलेगा, तभी आपको बाकी चीज़ें मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ समंदर के सतह पे बैठे रहोगे, किनारे पे बैठे रहोगे, तो आपको मोती नहीं मिलने वाला है। आप उससे नहीं निकल पाएंगे, वहीं पे सुबह दिन और रात वहीं होते जाएंगे, लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप इस वक्त पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी सपोर्ट कीजिए। बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, जो आप कह रहे हो इंजेक्शंस नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोविड उसके कारण नहीं जाएगा। कोविड जाएगा, सिर्फ जो पैनिक हो रहा है, ये पैनिक को थोड़ा सा लोअर डाउन करने की ज़रूरत है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी पब्लिक को प्रॉपरली गाइडेंस देने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों पे एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुआ है, जैसे हमारे पुराने जो एनएमसी कमिश्नर थे तुकाराम मुंडे जी, उन्होंने राधा कृष्ण सत्संग भवन जो मंडप था उनका, वहाँ पे 5000 बेड्स की अरेंजमेंट की थी। जो फर्स्ट लेयर जो थी उसमें उसका यूज़ होने नहीं पाया। जैसी फर्स्ट लेयर गई है उसके बाद उन्होंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। अगर आज वो बेड्स होते थे 5000, तो हमारे लिए बहुत बड़ा जो समस्या थी वो हमारे लिए सॉल्व हो जाती थी। वो डायरेक्ट रेडीमेड बेड रहते थे। मैं इवन आज भी ये कहूँगा कि जो आज हमारे यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन बने हुए जितने भी, आप उनको कोविड सेंटर के रूप में फ़िलहाल के लिए विकसित कीजिए। अभी तो मेट्रो का हमें किसी को कोई काम नहीं है, तो मेट्रो में वहाँ पे आप कोविड ओपीडी जो डे केयर सेंटर है, तो पेशेंट्स वहाँ पे रह सकते हैं, रह नहीं सकते पेशेंट वहाँ पे अपना कंसल्टेशन करा के आए, जो डॉक्टर्स रेडी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए वहाँ पे कोविड केयर सेंटर बनाइए। मेट्रो का भी फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 महीने अगर बंद रहेगा तो कोई तकलीफ नहीं होगा। गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा खर्च करके मेट्रो स्टेशन बनाए, सबके सब एसी है, तो वहाँ पे भी हर एक मेट्रो स्टेशन में मिनिमम से मिनिमम हम बात करेंगे तो 20 बेड लग सकते हैं अच्छी तरह से। जो स्वयंसेवी संस्था है, अगर वो एक एक मेट्रो स्टेशन को अपने हाथ में ले लें तो 20-20 बेड तो वो भी अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे मेट्रो स्टेशन हैं, कुछ अभी बनने के हैं, कुछ लेकिन बन चुके हैं जो ऑपरेट हो रहा है जी। तो ये हमें जो अभी जगह की कमी है, जो बेड्स की कमी है, वो नहीं हो पाएगी। प्रशासन का ऐसा है कि डॉक्टर्स रेडी नहीं होते, तो मेरा उनसे यही कहने का मतलब है कि आप एक हेल्पलाइन बनाइए, कुछ ना कुछ बनाइए। जो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ खुद होके आना चाहता है, उनके आप नंबर लीजिए, आप उनके रिक्वेस्ट कीजिए, आप अपील तो कीजिए कि डॉक्टर्स क्यों नहीं आ रहे करके। डॉक्टर्स आएंगे, आपके साथ में काम करने को बिल्कुल आएंगे जी। लेकिन कैसे बोलते हैं ना कि एक ढेला किसी ने अच्छी तरह से फेंक के मारना तो चाहिए प्रॉपरली। हो ये रहा है कि हर कोई बात कर रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, और सिचुएशन जो है, जो भी भुगतभोगी है वो आम जनता है, डॉक्टर्स भी भुगत रहे हैं, सब कुछ चीज़ें हो रहा है। तो थोड़ा सा तकलीफ आज हमें पेन काफ़ी हो रहा है कि क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भी अगर दवाखाना बंद करके आराम से घर पे बैठ जाओ और बोलो कि बहुत बेकार है कोरोना, अच्छी बात नहीं है। आज मुझे ठीक है, एक बिल्कुल एक सुकून है कि मोर देन 5000 पेशेंट्स या 6000 पेशेंट्स मैं अभी तक ठीक कर चुका हूँ, जो कि जिनका स्कोर नहीं के बराबर है, 0 से लेकर तो 23-24 तक के हैं। और प्राउड भी महसूस होता है, अच्छा भी लगता है। तकलीफ़ ये है कि हमारे फादर को हमने इस बीमारी के कारण खोया है। सॉरी सर। जिस दिन हमारे फादर का फ्यूनरल था, मैंने फ्यूनरल से आने के बाद में भी 7 या 8 पेशेंट्स को घर पे देखा हूँ, और उनको ये वाले जो इंजेक्शन या बाकी सब कुछ चीज़ें उनका ट्रीटमेंट घर पे किया हूँ, जिसमें से 2 पेशेंट ANC थे फर्स्ट लेयर के अंदर में। तो उस समय तकलीफ़ यही थी कि उस चीज़ों से हमको निकलना है। तो मुझे एक अंदर में एग्रेशन भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन यही है कि ये मेरे अकेले की बात नहीं है। कोई मैं सुपरमैन नहीं हूँ, कोई बहुत सी चीज़ें नहीं, ना मेरा स्टाफ कोई सुपर वूमन और सुपरमैन है, जो बेचारे लगभग 12 से 13 घंटे 14 घंटे लगातार PPE किट पहन के काम कर रहे हैं, लगातार पूरे गीले हो जाते हैं अंदर से। सुबह नाश्ता करते हैं 7-8 बजे और डायरेक्ट सीधा शाम को 8-9 बजे पानी या बाकी कुछ पीते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये डराने वाली चीज़ें तो है, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जब कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग करना चालू कर दे और कुछ लोग करना चालू कर दे, तो निकल जाएगा। इस चीज़ों से हम निकल पाएंगे। गवर्नमेंट को, प्रशासन को अपने लेवल पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन, वेंटिलेटर्स जो रहते हैं, बाईपाइप वेंटिलेटर्स है, कुछ और है, इन चीज़ों का अरेंजमेंट करने का। कुछ ऐसे पीपल्स जो कि नॉन मेडिको है,
और वो अगर स्वयंसेवा से वॉलंटियर के रूप में आना चाहते हैं तो उनके लिए बाकायदा आप ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाइए, उनका वेंटिलेटर सब, ये सबके सब मैकेनिकल चीज़ें हैं, हर कोई सीख सकता है, सिर्फ किसी न किसी एक डॉक्टर्स का या किसी न किसी एक का गाइडेंस चाहिए बस। तो वैसे लोगों को लीजिए जो खुद आना चाहते हैं, तो ये समस्या ईजीली हैंडल हो पाएगी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो सोच रहे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो अदर फैकल्टी के लोग हैं, लॉयर्स है, बाकी जो प्रोफेशंस है, वो शांत बैठे हैं। तो ये शांत बैठने का वक्त नहीं है, इट्स पैंडेमिक। आप जाग जाइए जल्द से जल्द। वो कहते थे ना, एक शोएब इलियासी का एक शो आता था पहले कि वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर वी के उपाध्याय सर से बात करके आज कुछ बातें मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर हो गई। एक बात ये कि रेमडेसिविर ही पूरा सोल्यूशन नहीं है, ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी है, और ऑक्सीजन भी अगर हम घर पे नियोजित कर लें, अगर उसका आयोजन हम घर पर कर लें, तो आपको हॉस्पिटल के लिए बेड भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप कृपया तुरंत में एक डॉक्टर के गाइडेंस से भी आप घर पर ठीक हो सकते हैं। तो हॉस्पिटल के लिए पैनिक मत कीजिए, बेड के लिए पैनिक मत कीजिए, कृपया अपने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए पैनिक मत कीजिए। और एक बात जो उन्होंने और कही कि अगर तुकाराम मुंडे जी वो 5000 बेड वाला हॉस्पिटल उस समय बना लेते और वो ऑपरेशनल आज होता, तो वाकई में नागपुर शहर में कई सारे लोगों की जान बच जाती। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। सब मिलकर ही कोरोना को हरा पाएंगे। तो कोरोना से बचिए मत, कोरोना से लड़िए। और एक बात जो शायद डॉक्टर उपाध्याय कहकर हम ये शो खत्म करेंगे। जी सर। कोरोना की जो फर्स्ट लेयर आई थी वो आई थी सितंबर अगस्त में 2020 में। सेकेंड लेयर के बारे में हमारे जो कुछ गाइडेंस थे, हमारे ट्रस्टी थे, हम लोगों से बात होती तो हमने ऑलरेडी उनको कहा था कि 14 जनवरी के बाद में सेकेंड लेयर आ सकती है। एक और चीज़ है जो अभी आ सकती है, जो हम लोगों का एक अनुमान है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, वो है कि इस बार वापस अगस्त और सितंबर में थर्ड लहर आ सकती है। तो मेरा कहने का है कि अगर आप लोग सेकेंड लेयर में ही संभल जाए तो हमें थर्ड लहर की ज़रूरत नहीं पड़े। उसके लिए आप प्रॉपरली वैक्सीनेशन कीजिए, अच्छी तरह से वैक्सीनेशन कीजिए। वैक्सीनेशन करते समय पे भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर जो सेंटर्स है वो कोरोना के बिग स्प्रेडर सेंटर बन जाए जी। तो वहाँ पे भी आप प्रॉपर एक चीज़ों का ध्यान रखिए। गवर्नमेंट से इतना ही कहना चाहूँगा कि जो वैक्सीनेशन जो है वो लगभग जो 25 ईयर्स के बिलो है या जो भी अभी एज ग्रुप बचे रह गए हैं, आप उनके लिए जल्द से जल्द शुरू करने का काम करें, जल्दी से जल्दी। तो हम जो आने वाला जो थर्ड लेयर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगस्त सितंबर का, वो उससे हम प्रॉपरली नागपुर को ही नहीं पूरे देश को, पूरी दुनिया को बचा पाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर वी के उपाध्याय सर ने हमें अपना वक्त दिया, हमसे बात करी, और उन्होंने जो हमको समझाया वो बहुत सरल है कि अगस्त और सितंबर में शायद तीसरी लहर भी आ जाए, पर अगर हम दूसरी लहर में सचेत हो जाएंगे, हम तैयार हो जाएंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे कोरोना के साथ, तो शायद ये तीसरी लहर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अब सब कुछ हम सबके हाथ में है, मिलकर लड़ते हैं, मिलकर कोरोना को हराते हैं और पॉजिटिव बनते नहीं, जिंदा रहें। जय हिंद।